हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन भारती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं के ITI के ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग पर डेडिकेटेड था। और उस वीडियो में हमने आगे चल के देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए। और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। तो कुछ जो चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छी बात है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई है तो उसकी चिंता आप ना करें। आप सिलेबस में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट आप आगे पढ़ते हैं, आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएगा और यूज़ करना भी आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मिनी ड्राफ्टर तक बताया था। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब जो इसके बाद जो भी है वो बिल्कुल ही आसान चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं आज के दिन का पहला और टोटल 9th इंस्ट्रूमेंट जो है वो है ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है वो आप अपने बचपन में ही कैरी करते आए हो, अपने स्कूल्स में कैरी करते थे, और पता है आपको कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसा होता है। तो इसमें जो लिखा है कि ड्राइंग करते समय कई सारे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ड्राफ्ट्समैन की ज़रूरत वाले सभी उपयोगी उपकरणों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में व्यवस्थित किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है। ये आपके स्कूल जैसा नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है कि एक स्केल, एक चांद, एक सेट स्क्वायर, एक पेंसिल और एक रबर कटर हो। ये एक अलग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किए जाने वाले, इंजीनियर्स द्वारा यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। इसमें जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जो ड्राइंग में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे ज़रूरत की चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या देखना है, बस आपको ये डेफिनेशन लिखना है, 3-4 लाइन लिखना है, उसके बाद ये ड्राइंग अपनी कॉपी में बना देना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस नोट्स को आपको किस प्रकार अपनी कॉपी में लिखना है और किस तरह की ड्राइंग कॉपी आपको खरीदनी है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ और कॉपी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस ड्राइंग बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आती है कंपास। अब कंपास भी ऐसी चीज़ है जिसे आप बचपन से देखते चले आ रहे हो और बचपन से यूज़ करते चले आ रहे होंगे। तो आपको पता है कि कंपास किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कंपास जो होता है उसे सर्कल या फिर चाप, यानी कि सर्कल या आर्क बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रहा सर्कल और ये रहा आर्क। आर्क यानी कि सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा को हम आर्क कहते हैं। ठीक है, यह स्टील का बना होता है और इसमें 2 लेग होते हैं। 2 लेग यानी कि 2 पैर होते हैं, और दोनों पैर सिरे पर रिवेट की सहायता से इस प्रकार जोड़े होते हैं कि दोनों लेग सिरे से आवश्यकता अनुसार फैलाए जा सके। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। एक कंपास जो होता है वो स्टील का बना होता है, उसके 2 लेग होते हैं और दोनों लेग एक सिरे पर जुड़े होते हैं रिवेट की सहायता से, और उन्हें इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से यानी आवश्यकता अनुसार उन्हें फैलाया जा सके। मतलब उन्हें इस प्रकार नहीं फिक्स किया जाता कि वो एकदम वहीं पे फिक्स रहे, एडजस्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक लेग सीधी रहती है और दूसरी समंजनीय यानी कि एडजस्टेबल होती है। ठीक है, तो आप में से कई सारे सोचते होंगे कि जो कंपास है उसके दोनों लेग को आप खींच सकते हैं, दोनों लेग को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अभी कोई कंपास है तो उसे उठा कर देखिए और आप दोनों लेग को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा। जो कंपास बढ़िया क्वालिटी का बना होता है उसमें एक लेग हमेशा फिक्स होता है और दूसरा लेग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो उस चीज़ को भी कभी दिखा दूंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि एक एडजस्टेबल होता है, एक फिक्स होता है। ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2 प्रकार के कंपास यूज किए जाते हैं। पहला होता है बड़ी कंपास और दूसरा होता है छोटी कंपास यानी कि स्मॉल कंपास। तो चलिए सबसे पहले बड़ी कंपास को देखते हैं, लार्ज कंपास। इसका उपयोग ऐसा वृत्त या चाप बनाने के लिए किया जाता है जिसकी त्रिज्या 150 mm से अधिक हो। 150 mm से जब अधिक होती है कोई त्रिज्या किसी वृत्त की, तो उसे हम बड़ी कंपास से बनाते हैं, क्योंकि छोटी कंपास से बनाना मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, तो इसमें भी 2 लेग होते हैं जिन्हें एक नी जॉइंट पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले बड़ी कंपास को आप लोग देख लेते हैं।
ये एक बड़ी कंपास है जिसमें एक लेग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक लेग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो निचला लेग है वो स्टील की टिप है यानी नोकीला पार्ट है, और जो बड़ा वाला ये ऊपर का लेग है उसमें पेंसिल हम लगाते हैं या फिर पेंसिल की नीडल पॉइंट को लगाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि पेंसिल का नीडल पॉइंट भी मार्केट में आता है, उसे आप लगा सकते हैं कंपास की टिप पर यानी कि छोर पर यानी कि नोक पर। ये दोनों जो लेग्स है, नीचे वाला लेग और ऊपर वाला लेग, वो यहाँ पे पिवट पे जुड़े होते हैं रिवेट की सहायता से। ठीक है, ताकि इसी पॉइंट के सहारे ये लेग इधर को जा सकता है और ये लेग इधर को जा सकता है, ताकि यानी कि आप इसे फैला सकते हैं। और ये वाला जो लेग होता है वो फर्दर यहाँ पे एक नी जॉइंट के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि एक मूवमेंट हमको यहाँ पे भी मिलता है। अब यहाँ से भी हम कंपास के इस लेग को मूव करा सकते हैं मल्टीपल वेज में। ठीक है, तो ये वाला ये एक सीधा है जो कि फिक्स है, और ये वाला जो होता है यहाँ पे भी जॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से भी एक मूवमेंट मिल गया और यहाँ नी जॉइंट से भी एक मूवमेंट मिल गया। तो इससे क्या होता है कि कंपास का रेंज बढ़ जाता है। ये जो नी जॉइंट है इससे कंपास का रेंज बढ़ जाता है और बड़े 150 mm से ज़्यादा के त्रिज्या वाले सर्कल को हम इस कंपास के द्वारा बना सकते हैं। जो अब तक आपने छोटे वाले कंपास देखे होंगे उसमें ये भी बिल्कुल एक सीधी लेग होती है और ये भी एक सीधी लेग होती है, बीच में कोई नी जॉइंट नहीं होता है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होते और उस कंपास का रेंज भी कम होता है, उसे हम छोटी कंपास कहते हैं। ठीक है, तो बस बड़ी कंपास में यही जानना था, और जो आपको नोट्स में लिखा हुआ है ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो छोटी कंपास आता है जो आप अपने स्कूल में यूज करते आ रहे हैं वो यही होता है कि इस जगह पर एक लेग यहाँ पे ये रहती है और एक लेग ये रहती है। एक लेग पे स्टील की नोकीली टिप बनी होती है और एक लेग पे आप पेंसिल लगाते हैं और यहाँ पे स्क्रू रहती है। ठीक है, अब ये स्क्रू के जगह पे अब या तो आप पूरी की पूरी पेंसिल लगा सकते हैं या फिर कोई ऐसा कंपास आता है जिसमें सिर्फ आप पेंसिल की लेड की टिप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये वाली सीधी लेग होती है और ये समंजनीय लेग यानी कि एडजस्टेबल लेग। मैंने कहा ना ये वाली जो लेग होती है वो फिक्स होती है और ये वाली लेग जिस पर पेंसिल लगाते हैं वो वाली लेग एडजस्टेबल होती है। ये दोनों लेग्स एक पॉइंट पर पिवट पे जुड़े होते हैं रिवेट की सहायता से, और यहीं से इनका मूवमेंट होता है और बीच में कोई भी नी जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, किस प्रकार कहाँ पे हम यूज करते हैं इस कंपास को, जब हमें 25 से 50 mm के बीच वाले व्यास की वृत्त को बनाना पड़े। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लेंथनिंग बार। ठीक है, अब लेंथनिंग बार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? इस उपकरण का उपयोग कंपास के साथ ही किया जाता है, यानी कि ये जो आपने कंपास देखा इसी कंपास के साथ ही इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बड़े वृत्त बनाते समय इसे कंपास में फिट किया जाता है तथा पेंसिल लेड को इसके सिरे पे लगाया जाता है। देखिए, अगर आपके पास एक बड़ी कंपास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपास यानी कि लार्ज कंपास के सहारे आप तो एक बड़ी वृत्त बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी कंपास ही है ये वाली और फिर भी आपको एक बड़ी वृत्त बनाना हो तब हम लेंथनिंग बार का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा लेंथनिंग बार, इधर स्क्रू लगा होता है और इधर आप पेंसिल की टिप लगाते हैं। क्या होता है कि इस स्क्रू के सहारे हम लेंथनिंग बार को कंपास में इस जगह पे फिट करते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे फिट करते हैं तो ये वाला आर्म और बड़ा हो जाता है, ये वाला लेग और बड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमारा छोटी वाले कंपास का भी रेंज फिक्स हो जाता है। ठीक है, रेंज बढ़ जाता है, सॉरी फिक्स नहीं हो जाता, रेंज बढ़ जाता है। तो ये वाले स्क्रू के सहारे हम उस लेग पर इसको फिक्स करते हैं और इधर पेंसिल की टिप लगाते हैं और छोटे कंपास से ही हम बड़े वृत्त बना सकते हैं। अब क्योंकि ये जो लेंथनिंग बार है, ये जो बार है ये एक आर्म के यानी कि एक लेग की लंबाई को बढ़ा देता है, लेंथ को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे लेंथनिंग बार कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर आपको इसकी ज़रूरत होने वाली नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर समझिए। जिसकी ज़रूरत होने वाली है वो है कंपास, जो कि आपको हमेशा अपने साथ रखना है, और ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा लेंथनिंग बार के बाद आता है डिवाइडर। अब डिवाइडर क्या होता है? बिल्कुल ये कंपास के तरह ही होता है, देख लीजिए आप किस तरह का होता है देखने में।
डिवाइडर एक कंपास की तरह होता है जिसमें दो लेग होते हैं, एक लेग ये एक लेग ये, और ये पिवट पर एक रिवट के सहारे जोड़े जाते हैं और इनमें मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट इधर एक मूवमेंट इधर। बस फ़र्क इतना है कि इसमें दोनों ही लेग नोकीली होती है और पेंसिल लगाने की जगह कहीं पे भी नहीं होती है। ये सेम मटेरियल स्टील का ही बना होता है। कुछ एक प्रकार इस प्रकार का भी डिवाइडर होता है और कुछ इस प्रकार का भी डिवाइडर होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, क्योंकि अभी इसमें पेंसिल तो हम लगा नहीं सकते, यानी कि इससे हम कुछ खींच तो सकते नहीं, कुछ बना सकते नहीं है, तो इसका काम क्या होता है। तो मेनली क्या होता है ना, इसका काम हम लोग मेज़रमेंट के लिए करते हैं। मान लीजिए कि किसी दूसरी शीट पर, किसी दूसरी जगह पर 56 mm या 57 mm, 57 mm ले लेते हैं, 57 mm की कोई लंबाई दी हुई है। ठीक है, अब उस 57 mm की लंबाई को आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना है, किसी और शीट पर बनाना है, तो इस कंपास के सहारे हम वो 56 mm माप लेते हैं जो कि पहली शीट पर बनी हुई है। कैसे माप लेते हैं, अब क्योंकि ये तो दोनों लेग्स इसके एडजस्टेबल है, तो इसको तो किसी भी, इस लेग को और इस लेग को किसी भी लंबाई पे फिक्स कर सकते हैं हम लोग। तो फिक्स करके हम लोग 56 mm या 57 mm को हम माप लेते हैं और उसी लंबाई को ले जाकर किसी और दूसरे जगह पर हम मार्क कर देते हैं और वहाँ पे हम लंबाई को, मतलब कि मेज़रमेंट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से यूज़ होता है। अब आप कहोगे कि क्या सर, क्या बता रहे हैं आप, अगर हमको लंबाई ही मापनी होगी तो हम स्केल रख के माप लेंगे, 56-57 mm मापने में क्या है, कुछ भी नहीं है, या फिर हम कंपास से ही माप लेंगे। आपका कहना सही है, लेकिन स्केल से भी आप माप सकते हो, लेकिन स्केल में एक्यूरेसी 100% मेंटेन नहीं होती है। लेकिन ये जो होता है डिवाइडर जो होता है, इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, क्योंकि इसे हम एक इस लेग को किसी पोजीशन पे और इस लेग को किसी एक अलग पोजीशन पे ले जाके फिक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर 57 mm पे हमने इसे फिक्स कर दिया तो हमें दूसरे मार्किंग करने तक इसका एक्यूरेसी में कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये बार, इसके थ्रू इसे फिक्स भी कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो आपको डिवाइडर का यूज़ करना चाहिए। वैसे क्लास में पढ़ाते टाइम पे आप चाहे तो डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या फिर ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वहाँ पे डिवाइडर ही यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे कि कैसे इसे करते हैं डिवाइडर के थ्रू। ठीक, चलिए इसके बाद आता है ड्राइंग मटेरियल्स, यानी कि ड्राइंग सामग्री। तो इसके पहले था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद आता है ड्राइंग मटेरियल्स। क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, याद रहे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल अलग अलग होते हैं। पेंसिल जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो ड्राइंग मटेरियल है। ठीक है, लेकिन डिवाइडर्स और ये कंपास, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आता है पेंसिल। अब पेंसिल क्या है ये तो आप सबको पता ही है, बचपन से आप देखते आ रहे हो। ड्राइंग पेपर पर जिस सामग्री से रेखाएं खींची जाती है उसे हम पेंसिल कहते हैं। ठीक है, पेंसिल किस चीज़ का बना होता है, पेंसिल की लेड जो होती है जिसके थ्रू हम मार्किंग छोड़ते हैं पेज पर, वो ग्रेफाइट या फिर कॉलिन का बना होता है, या चीनी मिट्टी से भी बनाई जाती है। नॉर्मली हम लोग ग्रेफाइट वाला यूज़ करते हैं। पेंसिल कॉलिन या फिर पेंसिल में अगर कॉलिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी पेंसिल उतनी ही कठोर होगी। चलिए अब जो है ना, आप लोग बचपन से पेंसिल देखते आ रहे हो, लेकिन अब आप लोग पेंसिल के टाइप्स को भी सीखोगे और कठोर, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम किस तरह की पेंसिल होती है ये सब अभी आप यहाँ पे देखने वाले हो। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि कॉलिन या फिर क्ले की मात्रा अगर पेंसिल में ज़्यादा हो तो वो पेंसिल काफ़ी कठोर होती है। ठीक, चलिए अब जो है ग्रेडों के अनुसार, यहाँ क्ले हो गया गलती से, इसे के मान लीजिएगा। ग्रेडों के अनुसार विभिन्न पेंसिल, यानी कि पेंसिल, वेरियस पेंसिल्स अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। ठीक है, तो ग्रेड कौन से हैं, 3 ग्रेड होते हैं। पहला है कठोर ग्रेड की पेंसिल, दूसरा है मध्यम ग्रेड की पेंसिल और तीसरा है नर्म ग्रेड की पेंसिल, यानी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पेंसिल है उसे डेजिग्नेट किया गया, यानी उसका नाम दिया गया है बी, HB और H। ठीक है, जो बी पेंसिल होती है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट पेंसिल होती है, जो HB पेंसिल होती है
वो थोड़ी कम सॉफ्ट होती है, और जो एच ग्रेड की पेंसिल होती है वो बिल्कुल ही हार्ड पेंसिल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। बी ग्रेड की पेंसिल जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट पेंसिल होती है। जो एच बी ग्रेड की पेंसिल होती है, यानी कि जिसमें एच और बी दोनों का ही गुणवत्ता हो, वो मीडियम होता है, और एच मतलब हार्ड। ठीक है, बी मतलब सॉफ्ट, एच मतलब हार्ड, और एच और बी जो दोनों रहे वो दोनों के बीच का चीज़, मिलावट दोनों का। ठीक है, हार्ड भी सॉफ्ट भी, यानी कि मीडियम। ठीक है, तो अब इसमें भी जो है वो एच मतलब हार्ड, हार्ड में भी कई सारा उसका टाइप्स होते हैं, कई सारा तरह का हार्ड होता है, और जो बी होता है यानी कि सॉफ्ट, उसमें भी कई तरह का होता है, और जो एच बी होता है उसमें भी कई तरह का होता है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कठोर ग्रेड की पेंसिल। तो कठोर ग्रेड की पेंसिल जो होती है वो बिल्कुल हल्की और महीन लाइनों को खींचने के लिए यूज किया जाता है। कठोर ग्रेड कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक कठोर ग्रेड की पेंसिल हो तो उसे आप कितना भी प्रेशर लगा के अपनी शीट पर एक लाइन खींच लीजिए, वो लाइन हमेशा बिल्कुल पतली और बिल्कुल हल्की बनेगी। ठीक है, बिल्कुल हल्की, ऐसा लगेगा कि आपने दम लगाया ही नहीं उसे बनाने में, बिल्कुल हल्के हाथों से बना दिया है। तो इस तरह का वो पेंसिल होती है, बिल्कुल कठोर ग्रेड की पेंसिल, हार्ड ग्रेड की पेंसिल। अब हार्ड ग्रेड की पेंसिल में होता क्या है कि जो उसकी लीड होती है ना, जो उसकी लेड जो होती है पेंसिल के अंदर की ग्रेफाइट वाली, वो इतनी हार्ड होती है कि उसे शीट पर रगड़ते हो जब आप, तो वो जल्दी घिसती नहीं है, बिल्कुल कम घिसती है। अब वो कम घिसती है तो शीट पर कम छाप छोड़कर जाती है। अब कम छाप छोड़कर जाती है तो वो बिल्कुल हल्की लाइन बनाती है, इसीलिए इसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कहते हैं। अब कठोर ग्रेड की पेंसिल में क्या क्या आता है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H। ठीक है, तो 4H से लेकर 9H तक की पेंसिल को हार्ड ग्रेड की यानी कि कठोर ग्रेड की पेंसिल माना गया है, कि कैटेगरी में रखा गया है। आप कभी भी मार्केट में पेंसिल खरीदे जाओगे तो वहाँ देखना कि H, 9H, 8H, 7H ये पेंसिल में लिखा होता है। ठीक है, ये नंबर जो है दिख रहा है, वो जितना ज़्यादा होगा पेंसिल उतनी ही ज़्यादा हार्ड होगी, और जितना कम होगा पेंसिल उतनी ही कम हार्ड होगी। ठीक है, तो 4H से लेकर के 9H तक की पेंसिल को हार्ड ग्रेड की पेंसिल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ध्यान रखें कि जो हार्ड पेंसिल होती है वो बिल्कुल हल्की लाइन बनाती है, बिल्कुल पतली सी हल्की लाइन बनाती है, चाहे आप कितने भी प्रेशर से लाइन खींच लो। इसको हम लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं या प्राइमरी ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप आगे चल के आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यम ग्रेड की पेंसिल यानी मीडियम ग्रेड की पेंसिल। इस पेंसिल का उपयोग हम नॉर्मली रिकॉर्ड कार्य करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसको ड्राइंग में शो करना है, रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लेटर्स को लिखना, लेटरिंग, अक्षरांकन लिखना, या फिर अंकांकन कोई नंबर देना। जैसे कि मान लीजिए 50 mm है तो 50 mm तो ड्राइंग में लिखना पड़ेगा ना कि फलाना चीज़ की लंबाई 50 mm है, तो उसे हम मीडियम ग्रेड की पेंसिल से बनाते हैं। एरो हेड बनाना, यानी कि जो एरो होता है उसका हेड बनाने के लिए हमें इस पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। अब मध्यम ग्रेड में आने वाली पेंसिल क्या है, यहाँ तो 4H खत्म हो गया था, 3H, 2H, H, HB और B को जो है वो मध्यम ग्रेड की पेंसिल में रखा गया है। अब देखिए 3H सबसे हार्ड, वो उससे कम हार्ड, उसके हम कम हार्ड, और फिर HB या ये धीरे धीरे नर्म ग्रेड की पेंसिल में हम लोग आने लग गए, तो इसे मीडियम में ही रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह की पेंसिल क्या होती है ना मध्यम ग्रेड वाली, इसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप देखना, आप जो बच्चे लिखने के लिए, छोटे बच्चे जो लिखने के लिए पेंसिल यूज़ करते हैं वो HB होती है, मैक्सिमम वो HB होती है। तो अब आप समझ सकते हो कि एक मध्यम ग्रेड की पेंसिल किस तरह से छाप छोड़ती है पेज पे, क्योंकि HB पेंसिल से आप बचपन से लिखते चले आ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के पेंसिल से हम ये काम करते हैं, अक्षरांकन या फिर अंकांकन या फिर एरो हेड बनाते हैं। ठीक है, अब नर्म ग्रेड की पेंसिल, जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, उसे हम मोटी और गहरी लाइन खींचने के लिए बनाते हैं। मान लीजिए किसी ड्राइंग में आपको आउटलाइन देना है या फिर मोटा गहरा लाइन बनाना है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ग्रेड का मतलब है कि उसका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो लेड बना हुआ है उसका, वो बिल्कुल बहुत जल्दी घिसेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट है, जल्दी घिसेगा तो ज़्यादा मोटा और गहरा छाप छोड़कर जाएगा आपके ड्राइंग शीट पर। तो ज़्यादा मोटा और गहरा छाप छोड़ के जाएगा तो आपको कम प्रेशर में ही काफ़ी
मोटी और गहरी लाइन मिल जाएगी। तो लाइन मोटी और गहरी लाइनों को खींचने के लिए नर्म ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करते हैं। और 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B ये जो होती है बिल्कुल ही नर्म ग्रेड की पेंसिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सॉफ्ट ज़्यादा होता जाता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता जाता है पेंसिल। और यहाँ पे नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे हार्ड हो रहा था पेंसिल। ठीक है, तो इधर अगर आपको जाना है तो ये उल्टी गिनती चलेगी और इधर सीधी गिनती चलेगी, इस बात का ध्यान रखें। मतलब समझ लीजिए कि ये जो B है, ये जो HB है ये 0 है और इसके पहले का ये माइनस में गिनती चल रही है और HB के बाद यहाँ 1 और 2, 3, 4 प्लस में गिनती चल रही है। बेसिक मैथमेटिक्स वाली बात मैं कर रहा हूँ, 0 के पहले माइनस और 0 के बाद प्लस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है 2B पेंसिल किस कैटेगरी में आती है। ऑप्शन कठोर ग्रेड की पेंसिल, मध्यम ग्रेड की पेंसिल, नर्म ग्रेड की पेंसिल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में पूछ दिया जाता है, पहले आ चुका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा इसमें, पेंसिल में हमने ये सीखा कि पेंसिल 3 प्रकार की होती है, कठोर ग्रेड की पेंसिल, मध्यम ग्रेड की पेंसिल और नर्म ग्रेड की पेंसिल। कठोर ग्रेड कहने का मतलब है कि पेंसिल का जो ग्रेफाइट से बना लेड है वो इतना हार्ड होता है कि वो जल्दी घिसता नहीं है, और जल्दी नहीं घिसता है, कम घिसता है, जिसके कारण वो बिल्कुल हल्की छाप छोड़ता है शीट पर। इसके कारण हल्की लाइन और पतली लाइन बनती है। और इसमें आते हैं 9H से लेकर के 4H तक की पेंसिल। इसके बाद आता है मध्यम ग्रेड की पेंसिल, मीडियम ग्रेड पेंसिल। इसका काम हम अक्षरांकन या अंकांकन और एरो हेड बनाने के लिए करते हैं, यानी कि कुछ रिकॉर्ड करना हो, कुछ नंबर्स लिखने हो तो। और ये क्या होता है 3H, 2H, H, HB और B के पेंसिल्स होती है, इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। और नर्म ग्रेड की पेंसिल वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हल्की सी भी आप प्रेशर डालोगे, हल्का सा भी प्रेशर डालोगे तो मोटी और गहरी लाइन छोड़कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेफाइट से बनी हुई लीड सॉफ्ट होती है तो जल्दी घिसती है, और आसानी से घिसने के कारण ये पेपर पे या शीट पर मोटी छाप छोड़कर जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, बचपन में किया होगा कि जो चौक है, आपके सर जैसे चौक से बोर्ड पर लिखते होंगे तो नॉर्मली लिखते होंगे तो नॉर्मल वो अपनी छाप छोड़ता होगा बोर्ड पे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बदमाशी की और वो चौक को पानी में भिगा दिया, उसके बाद सर ने बोर्ड पे लिखा तो वो कितनी गहरी और मोटी परत छोड़कर जाता है। ठीक है, तो मतलब कि पानी से भिगाने से पहले वो चौक हार्ड था तो पतली परत, नॉर्मल परत छोड़ रहा था, पानी से भिगा दिया आपने तो वो इतना सॉफ्ट हो गया कि हल्के से प्रेशर से भी वो ज़्यादा घिसने लगा और मोटी परत और मोटी छाप छोड़कर चला गया बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कार्य के अनुसार वेरियस पेंसिल्स, मतलब कि कौन कौन से कार्य में यूज किए जाते हैं, आप इसे लिख लीजिए। अभी बाद में आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा कि कौन से कार्य में कौन से पेंसिल यूज़ की जाती है। वैसे 2H की पेंसिल जो होती है, अब देखो इतनी सारी पेंसिल्स है इसमें, 9H, 8H, 7H और B और ये सब इतने सारे हैं, तो सारी पेंसिल तो हम यूज़ करेंगे नहीं ड्राइंग में। तो हम कुछ पेंसिल्स उठा लेते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि 2H पेंसिल। इस प्रकार की पेंसिल को वस्तु की रेखा या फिर सेंट्रल लाइन और सेक्शन लाइन ये सब खींचने के लिए किया जाता है। H वाली जो पेंसिल होती है उसे सेक्शन लाइन्स, अक्षरांकन, वृत्त, चाप ये सब खींचने के लिए जाता है। HB वाली लाइन और इस 4B और 7B ये सब आप लिख लीजिए। आगे चल के जैसे ड्राइंग आप करोगे आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी कि अक्षरांकन क्या होता है, विमांकन क्या होता है, सेक्शन लाइन क्या होता है, तो इसमें आप बता भी क्या पाओगे। ठीक है, समझ ही क्या पाओगे, तो इसको आप अपनी कॉपी में एज अ नोट्स फिलहाल के लिए लिख लीजिए। अगला जो सबसे इजी सामग्री है वो है रबर। याद रहे ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये सामग्री है, मटेरियल्स है। ठीक है, रबर क्या होता है, हाँ एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो नर्म ग्रेड की पेंसिल होती है ना, इसे मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसका यूज कम से कम करते हैं ड्राइंग शीट में, क्योंकि ये तो बिल्कुल गहरी होती है और मोटी परत छोड़कर जाती है शीट पर। अगर गलती से ये लग गई कॉपी पे, अगर आप इसे रबर से मिटाने जाओगे ना तो इसका छाप जल्दी मिटता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज कम से कम करना चाहिए, और गलती से भी टच करने पे ये मोटा लाइन छोड़ देता है, इसलिए कम यूज करना चाहिए। और ये कठोर ग्रेड की पेंसिल है ना, इसको अगर आप सोचोगे कि दबा के मैं चला दूँ और दबा के इससे गहरा लाइन करवा दो तो पेज में छेद कर जाएगा, लेकिन ये गहरी लाइन नहीं करेगा, बहुत ही ढीठ पेंसिल है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रबर, रबर आप सबको पता ही है कैसा होता है, रबड़ बना होता है और उसका यूज हम क्यों करते हैं। लेकिन
इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम रबर का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि रबर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है तो वो पेज को काला कर देता है, पेंसिल का छाप छोड़ देता है। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉर्मली हम रबर का यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी आपको रबर अपने साथ रखना है। रबर किस तरह का दिखाई देता है, ये ड्राइंग आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। ठीक है। इरेजिंग शील्ड। अब इरेजिंग शील्ड क्या होता है ना कि देखो, जैसे आपने पढ़ा था ना ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, इससे पहले उसमें एक बड़ा सा स्केल था, उसके अंदर कई सारे खांचे बने होते थे। मान लो आपको 14 mm की डायमेंशन वाली डायमीटर वाली एक सर्कल बनाना है, तो फटाक से रखा, सर्कल के अंदर रखा, पेंसिल घुमा दिया, आपका बन गया। उसी तरह का सिस्टम यहाँ पे भी होता है। एक बड़ी सी पट्टी होती है, उसमें कई सारे आकृति बने होते हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, मान लो कि आपने ड्राइंग बनाया और कहीं कई सारी लाइंस बनी उस ड्राइंग में, और उसमें कहीं एक ऐसी लाइन है जो आपको लग रहा है कि गलत है, उसे मिटाना है। लेकिन अगर आप उसे मिटाने के लिए जाओगे तो आप हो सकता है कि जो सही वाली लाइन जो उसके ठीक बगल में है वो भी मिटा दो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, एक लाइन मिटाने जाओ तो गलती से दूसरी लाइन मिट जाती है, फिर उसको बनाने जाओ तो ड्राइंग बर्बाद हो जाता है। वहाँ पे हमें इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब बहुत सारी लाइन बनी होती है तो उस लाइन को इस एक जो दिख रहा है आपको, मान लीजिए कि ये खांचा बना हुआ है यहाँ पे, तो जिस लाइन को आपको मिटाना है ना वो इस खांचे में उस लाइन को रख दो, और बाकी ये सब एरिया है जो वो अगल बगल की लाइन को कवर कर लेगा। फिर अपना रबर आप यहाँ पे चला दो तो यहाँ पे जो लाइन रहेगी वो मिट जाएगी, और उसके ठीक बगल वाली लाइन जो है कि वो नहीं मिटेगी, वो सुरक्षित रह जाएगी। अब कोई लाइन कर्व है तो इसका कर्व का यूज़ कर लो, उसके बगल की जो लाइन रहेगी वो बच जाएगी। कोई सर्कल है तो इसका यूज़ कर लो, कोई इस तरह का कर्व है, कोई एल शेप है तो इस तरह का यूज़ कर लो। इसीलिए ये अलग अलग तरह की आकृतियाँ इसमें बनी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है पेंसिल शार्पनर या फिर कटर। बड़ा ईजी है, बचपन से यूज़ करते आ रहे हो। पेंसिल शार्पनर में क्या होता है ना कि लेड को पेंसिल से बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पेंसिल छीलने के लिए यूज़ करते हैं, या कार शार्पनर की बॉडी में लगे ब्लेड द्वारा किया जाता है। ये रहा ब्लेड जिसको स्क्रू से कस दिया जाता है इसकी बॉडी में। ये ड्राइंग जरूर बना लेना अपनी कॉपी में। इसकी बॉडी प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की बनी होती है। ध्यान रहे पेंसिल की नोक को निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग ना करें। कुछ लोग होते हैं जो ब्लेड से पेंसिल को छील देते हैं, उसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, पेंसिल बर्बाद हो जाता है। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता भी नहीं है, नियम में नहीं आता है ये। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरिमा को कायम रखें इंजीनियरिंग ड्राइंग को। ठीक है। तो रेज़र ब्लेड से कभी नहीं करना चाहिए। और बार बार ये हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बार बार जो है कि शार्पनर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि HB पेंसिल अगर मान लो जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है वो अगर यूज़ कर रहे हो तो वो तो जल्दी घिसेगी, और अगर आप बार बार उसे शार्पनर से छीलते रहोगे तो वो तो पेंसिल तुरंत ही गायब हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी तुरंत। इसलिए बार बार हम लोग शार्पनर का यूज़ नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे हम बताते हैं। उसके पहले ये देखिए ड्राइंग पिन, क्लिप्स एवं सेलो टेप क्या होता है, आप इसे पढ़ लेना, इसे लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है ये है ड्राइंग क्लिप, ये है सेलो टेप और ये है ड्राइंग पिन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जब आपको शीट को फिक्स करना हो तो फिक्स करने के लिए हम लोग इस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे तो रख नहीं सकते, ऐसे रख देंगे तो पेपर तो हिलता रहेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेलो टेप का यूज़ करते हैं, या फिर पिन का यूज़ करते हैं, या फिर ये क्लिप्स का यूज़ करते हैं। क्लिप्स क्या होता है ना, वो फंसा देता है पेपर को नुकसान पहुँचाए बिना। तो पहले हम लोग ज़्यादातर क्लिप्स का यूज़ करते थे। क्या करते थे कि ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर के दोनों हिस्सों में पिन लगा देते थे, पिन से चुभा देते थे और नीचे सेलो टेप से चिपका देते थे, या फिर ये क्लिप लगा देते थे। तो क्या होता है ना कि पिन से चुभा देने से वो तो ड्राइंग शीट में छेद कर जाता है। इसीलिए आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर सेलो टेप या फिर इस क्लिप का यूज़ करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाने के लिए। और भी इस पिन को लगाने का और भी नुकसान क्या है कि पिन लग तो जाता है लेकिन उसका ये वाला जो कैप देख रहे हैं ना, ये हेड जो है ना, ये ऊपर ही रहता है, ड्राइंग शीट के ऊपर ही रहता है, और ये ऊपर उभरा हुआ रहता है, तो ड्राफ्टर को चलाने में ये दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसे पढ़ लेना और अच्छे से समझ जाओगे जब क्लास आना शुरू कर दोगे, या फिर किसी दिन वीडियो में बता देंगे। अब डस्टर क्या होता है, डस्टर आपने देखा ही होगा, क्लास में आपने देखा होगा। उसी तरह का डस्टर हमें अपने साथ भी रखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जो जैसे कि मान लीजिए आप रबर से कुछ मिटाते हो
तो उसका जो धूल मिट्टी बचता है ना, जो वेस्ट मटेरियल बचता है रबर से मिटाने के बाद, उसको हाथ से कभी भी साफ़ नहीं करना, उसे डस्टर से ही साफ़ करना है। कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसे हाथ से साफ़ नहीं करना चाहिए, वो शीट गंदा कर ही देगा आपका, ठीक है। तो उसे हम डस्टर से साफ़ करते हैं। अब ये वर्ग या आयत के आकार का होता है, छोटा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से डस्टर मिल जाता है। सैंड पेपर, सैंड पेपर रखा होता है। अब सैंड पेपर क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता हो तो जान लो। क्या होता है कि एक मोटे कागज़ की शीट पर एब्रेसिव कणों को चिपकाया जाता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल मतलब कि जो खुरदरा कण होते हैं ना, उसको अगर आप चिपका दो एक मोटे से पेपर पे तो एक खुरदरा सरफेस आपको मिलता है। इससे क्या होता है ना, ये वाली चीज़ को ना मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि रेज़र ब्लेड से पेंसिल को नहीं छीलना है और बार बार शार्पनर का भी यूज़ नहीं करना है। तो क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे सैंड पेपर पे पेंसिल के नोक को रगड़ देंगे। रगड़ने से हमेशा आपका पेंसिल जो है वो शार्प रहेगा और अच्छी क्वालिटी का रिज़ल्ट वो आपके शीट पर देगा। इस तरह का सैंड पेपर रहता है। सैंड पेपर ये रहा, इसमें खुरदरापन रहा, यहाँ पे हम लोग पेंसिल को तिरछा करके रगड़ देते हैं। कभी भी पेंसिल को किसी दीवार पे या फिर दरवाजे पे या फिर कोई अन्य सरफेस पे शार्प नहीं करना चाहिए, हमेशा सैंड पेपर पे ही शार्प करना चाहिए। इतना नियम है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ड्राइंग शुरू करने से पहले ये सारे नियम का पता आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के सामग्री और इंस्ट्रूमेंट्स दोनों ही ख़त्म होते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपनी ड्राइंग कॉपी पे लिख दीजिएगा, जो कि मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि ड्राइंग कॉपी आपकी किस प्रकार की होगी, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग शीट के बारे में। ये अलग ही एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसके अलग अलग साइजेज़ हैं, आपने सुना होगा A1, A2, A3, A4, तो इसी प्रकार की साइज़ें होती हैं। आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप इसे पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिए और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये है आप सभी का ड्राइंग कॉपी जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाओगे। ये कुछ इतना बड़ा है, आपको ड्राइंग के किसी भी दुकान में, कॉपी किताब की दुकान में मिल जाएगी। और उसके अंदर इस तरह के पेजेस लगे होते हैं, एक तरफ वाइट एक तरफ रूल्ड पेजेस। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप चाहे तो बना सकते हैं अपने डिज़ाइन के, अपने इच्छा के अनुसार। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन इधर सब कुछ कंटेंट सही लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो थ्योरी हमने दिया है आपको वो वाला थ्योरी आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद ये वाइट पेज, यहाँ पे किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है तो ये खाली रहेगा। इसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लाइन बाय लाइन एक बार लिख दिया गया इकट्ठे। इसके बाद यहाँ से ड्राइंग बोर्ड शुरू होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे आपने ड्राइंग बोर्ड लिखा है तो उसकी फिगर, ड्राइंग बोर्ड की इमेज आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे दो या फिर अगले पेज में यहाँ पे दो, ठीक है। बस इतना है कि अगल बगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चेक करते टाइम पे टीचर को ड्राइंग बोर्ड यहाँ लिखा मिले और इसकी इमेज आप कहीं और ढूंढनी पड़ रही हो। ऐसे में फिर आपका जो है कि नंबर कट जाएगा। और ध्यान रहे, इस कॉपी को सेशनल कॉपी बोलते हैं और इसे सही टाइम पे बनाकर सबमिट करने से आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसे सही टाइम पर बनाकर सबमिट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स भी उसी प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये वाइट पेज पर आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस वाइट पेज पर आपको पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल से ही यहाँ पे सारा काम करना है। और ड्राइंग बनाने से पहले आपको बोर्ड के, ये पेज के चारों तरफ मार्जिन छोड़ना है। इधर 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, इधर 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर और नीचे भी 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। और इस तरफ जो है आपको 30 mm यानी कि 3 सेंटीमीटर यूज छोड़ना है। अब देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोड़ा हुआ है। अब इधर 30 सेंटीमीटर इसीलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे पेज मुड़ता है, तो मुड़ेगा। अगर मान लो आप 10 mm छोड़ते हो तो वो दब जाएगा उधर, लेकिन आपको यहाँ पे ये लाइन दिखनी चाहिए। इस पर्टिकुलर बच्चे ने गलत कर रखा है, यहाँ पे 10 mm छोड़ा है, इसीलिए उसको लाइन नहीं नज़र आ रही है। तो ध्यान रहे 10, 10, 10 और जिधर मुड़े उधर 30, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी को लिखना है। अब यहाँ पे देखिए T² है,
तो टी स्क्वायर की इमेज यहाँ पे बनी है। इसके बाद सेट स्क्वायर है तो सेट स्क्वायर की इमेज उसने यहाँ बना रखी है, बिल्कुल सही है ये। और इसके बाद अब देख लो, ये जो है अगर पेंसिल है तो पेंसिल की इमेज यहाँ पर है, प्रोट्रैक्टर है तो प्रोट्रैक्टर की इमेज यहाँ पर है, और इसके बाद अगर देखोगे तो फ्रेंच कर्व और फ्रेंच कर्व की इमेज यहाँ पर है। अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप अपनी ड्राइंग करें, किसी से ड्राइंग मत बनवाना, खुद बनाना, जैसा बन रहा हो वैसा बनाना, सही हो या गलत हो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जो नियम है उसको फॉलो करना, बस एक ही नियम है, 2 ही नियम है कि यहाँ पे आप पेन मत चलाना कभी भी, ठीक है। 10 mm 10 mm 10 mm और 30 mm छोड़ते चले जाना, आपका ड्राइंग कॉपी बनता चला जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैं बता दूं, ये जो सेशनल कॉपी है, जो ड्राइंग कॉपी है, इसको आप पेंडिंग में कभी मत रखो, इसको आप हमेशा टाइम टू टाइम बनाते रहो, चेक करवाते रहो, क्योंकि सेकंड ईयर के टाइम पे इतनी मोटी कॉपी होती है और पेंडिंग रह जाएगा तो वो आगे चल के आप ही को दिक्कत देगा। एक दिन में सारा ड्राइंग बनाना होगा। अब चलो मानते 2 दिन में तो लिखना हो तो एक अलग बात है, लेकिन 2 दिन में अगर ऐसी इमेजेस बनानी हो ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसे पेंडिंग कभी मत रखो, ठीक है। तो ऐसी कॉपी और ऐसे पेजेस खरीद लेना। देख लो, एक तरफ वाइट और एक तरफ रूल की कॉपी है, ठीक है, ये रही। तो इस तरह के पेजेस आपको मिलते हैं तो आप खरीद लो, और ये आपको खरीद लेना है, ये इतना लंबा इतना बड़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।